हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो मैं यहाँ आपका जेई मेल में फिर से स्वागत करता हूँ और आज हम फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट यहाँ पर देखने वाले हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया गया है आपको लेट रो आर, डेंसिटी हमें दिया हुआ है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें दिया हुआ है जो कि आर का फंक्शन है, बाकी ये सब तो कांस्टेंट है ना। फॉर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो रेडियस आर उसका स्फीयर का रेडियस था एंड टोटल चार्ज क्यू इस स्फीयर के ऊपर दिया गया है। फॉर अ पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r1, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है उस पॉइंट पर, है ना। स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट r1 डिस्टेंस पर सेंटर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें दिया हुआ है रो, जो कि आर मतलब डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल आर तो उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है जिसके लिए हमें ये डेंसिटी दिया गया है। टोटल चार्ज हमें क्यू दिया गया है यहाँ पर, है ना। और हमें स्फीयर के अंदर डिस्टेंस r1 पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये आपके पास स्फीयर है ना। अब इसके अंदर आपको r1 डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ओके। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो मैं यहाँ पर x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का यहाँ पर एक होलो स्फीयर अज्यूम कर लेता हूँ और इस पर चार्ज हो जाएगा dq, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस r1 से बाहर वाले जो होलो स्फीयर्स बनेंगे उनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि होलो स्फीयर्स की वजह से उसके अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन होलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r² हम लिख सकते हैं। तो r1 से छोटे रेडियस वाले जो स्फीयर्स होंगे उनका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें r1 पर मिलेगा, ओके ना। तो हम केवल 0 से r1 तक वाले जो होलो स्फीयर्स हमें मिलेंगे उन्हीं को हमें देखना है। r1 से बाहर कैपिटल R तक जो स्फीयर्स होंगे उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उनकी वजह से r1 पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ओके। तो मैं देख लेता हूँ कि इस वाले स्फीयर पे चार्ज dq को हम क्या लिख सकते हैं, dq लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, छोटा सा इसका। तो होलो स्फीयर का वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे, x डिस्टेंस पे तो 4πx², तो एरिया हो गया उसका, और इंटू हाइट कितना हो जाएगा x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का, तो इंटू dx। ये हमारे पास इस छोटे से जो होलो स्फीयर था इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब टोटल चार्ज मुझे कहाँ तक का देखना है, यहाँ तक r1 तक के लिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा। तो टोटल चार्ज q हमारे पास कितना हो जाएगा, स्मॉल q अज्यूम कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dq, तो रो 4πx² इंटू dx, इसको हमें इंटीग्रेट कर लेना है। रो का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है पहले वो हम देख लेते हैं। तो रो का वैल्यू दिया है q/r⁴ इंटू r, तो r यहाँ पे x से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। और यहाँ से जब वैल्यू पुट किया मैंने इसका तो ये हो जाएगा रो 4πx² dx। रो का वैल्यू हो गया हमारे पास q/πr⁴, और r की जगह मुझे x लिखना होगा क्योंकि इस होलो स्फीयर का रेडियस x के बराबर है, इंटू 4πx² dx। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे टोटल चार्ज जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक r1 तक होगा। तो मैं लिमिट x पे कहाँ से कहाँ तक लगा दूंगा, 0 से r1, क्योंकि मुझे यहाँ तक का ही चार्ज चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4q/r⁴, है ना। और अंदर क्या बचेगा x³ dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁴/4, और जब लिमिट लगाएंगे तो ये r1⁴/4 हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले सकता हूं, kq/r1²। q टोटल चार्ज हो गया अंदर वाले सारे स्फीयर्स का, तो k का वैल्यू होता है 1/4πε0। q का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4q/r⁴ इंटू r1⁴/4, है ना। और नीचे क्या है r1²। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा हमें q इंटू r1², ये r1² हो जाएगा अपॉन 4πε0 इंटू r⁴।
दिस शुड बी अवर आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r1 इनसाइड द स्फीयर। ओके, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन अगर हम चेक करें तो Q r1 स्क्वायर अपॉन 4π r पावर 4। तो यहाँ पे हम देखें तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली मैच हो रहा है, मीन्स आवर करेक्ट आंसर विल बी 2 इन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है इसमें। 2 नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r एंड 2r, है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स है ना, हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दोनों का चार्ज डेंसिटी हमें दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, छोटे स्फीयर से के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0। तो ये 0 के बराबर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें बताना है कि रेशियो ρ1/ρ2 कितना हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें एक छोटा स्फीयर दिया हुआ है r रेडियस का, एक बड़ा स्फीयर दिया हुआ है 2r रेडियस का, और दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग छोटे रेडियस वाले स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और दिया गया है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर है। तो ये ρ1 और ये ρ2 डेंसिटी हमें दिया हुआ है, तो ρ1/ρ2 हमें निकालना है। तो अब मैं यहाँ देखूँ तो इस ρ1 वाले की वजह से यहाँ पर या छोटे वाले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम कितना लिख सकते हैं, वो लिखा जा सकता है k इसका चार्ज। तो इसका चार्ज क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। ये हमारे पास चार्ज आ गया छोटे वाले स्फीयर का। तो KQ/r², तो r सेंटर से कितना हो गया 2r, तो 2r²। ये छोटे वाले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो कि इसी डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट साइड में, है ना। अगर मैं इसको पॉजिटिव अज्यूम करके चल रहा हूँ तो ये प्लस मान लिया मैंने इस डायरेक्शन को। सिमिलरली यहाँ से भी ये प्लस, क्योंकि अभी हमें साइन नहीं पता है तो मैंने इसको भी प्लस मान लिया, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लेफ्ट साइड में होगा जिसे मैंने प्लस ले लिया। तो KQ कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी ρ2 इंटू वॉल्यूम 4/3π और रेडियस कितना है इसका 2r³ के इक्वल अपॉन। अब इसके सेंटर से डिस्टेंस देखें तो ये 2r प्लस r प्लस 2r, मतलब 3r और बढ़ गया यहाँ पर। तो ये 3r प्लस 2r मीन्स 5r²। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसके सेंटर से इस पॉइंट का। ओके, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आना चाहिए 0 और हमें निकालना है ρ1/ρ2। तो जो कॉमन टर्म्स हैं K 4/3πr³r², ये सब तो हम कॉमन लिख के 0 में चला जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ से ρ1/4, है ना, 4/3πr³ और r², ये तो कॉमन आ गया। प्लस यहाँ से क्या बचेगा ρ2 और इधर से बचेगा 8/25, है ना, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ρ1/ρ2 हमें मिल जाएगा माइनस का 8 × 4/25 और 8 × 4 कितना हो गया, -32/25, है ना। तो ये हमारा रेशियो हो जाना चाहिए ρ1 और ρ2 के लिए, जिसके लिए हमें इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखें तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली मैच हो रहा है, -32/25। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें हमें बोला गया है 2 नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, है ना, एंड कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज प्लस रो, मतलब ये 2 स्फीयर्स हैं, एक पे प्लस रो चार्ज डेंसिटी है, दूसरे पे माइनस रो चार्ज डेंसिटी जो कि यूनिफॉर्म है वो हमें दिया गया है, और पार्शियली ओवरलैप हो रहे हैं ये दोनों, है ना, प्लस रो वाला और माइनस रो वाला। तो एट ऑल द पॉइंट्स इन द ओवरलैपिंग रीजन, तो ओवरलैपिंग रीजन में जो सारे पॉइंट्स हैं उसके लिए हमें बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, है ना, पोटेंशियल फील्ड, ये सब चीज़ें हमें बतानी है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे इसके किसी भी पॉइंट पर। तो मैं यहाँ पे ये दोनों को फिर से बना लेता हूँ, ये रो प्लस रो वाला, ये माइनस रो वाला, है ना, ये इनका ओवरलैपिंग रीजन और ये हम दोनों का सेंटर्स। तो यहाँ पे एक का रेडियस r1 है, दूसरे का r2 है। तो ये यहाँ से इसमें एक पॉइंट ले लिया मैंने
जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे नहीं पता कौन सा, कोई भी एक पॉइंट, तो इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर हो गया r1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये r2 वेक्टर। ओके, और ये यहाँ पे हम देखें तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों के सेंटर्स के बीच में l वेक्टर इस डायरेक्शन में, मान लो कैसे भी है ना, ये हमने मान लिया। तो अब मैं यहाँ से देखूँ तो इस वाले स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट अंदर आ रहा है और इस वाले स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट अंदर आ रहा है। तो अंदर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता था वो हम लिखते थे रो r/3 एप्सिलॉन, r सेंटर से डिस्टेंस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले पॉइंट पे हम क्या लिखते थे, रो r वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिखते थे। तो यहाँ पे हम देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पे होगा इस पॉजिटिव वाले की वजह से हो जाएगा प्लस रो, क्योंकि डेंसिटी प्लस है, r1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस इस वाले का, तो यहाँ तो डेंसिटी नेगेटिव है तो माइनस रो r2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बचेगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो r1 वेक्टर इधर है और मैं r2 वेक्टर को देखूँ तो माइनस r2 इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये r1 वेक्टर माइनस r2 हो जाएगा इस तरफ, और इन दोनों का सम अगर हम देखें तो वो इस वाले वेक्टर के बराबर हो जाएगा जो कि दोनों के सेंटर्स को कनेक्ट कर रहा है C1 एंड C2, और इसे मैंने क्या अज्यूम कर लिया L वेक्टर, और इसका वैल्यू फिक्स है। तो मैं r1 माइनस r2 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ इस ट्रायंगल लॉ से, L वेक्टर के इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारे पास रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू L वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है क्या r1 पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, r2 पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, मतलब कि इस रीजन में, ओवरलैप्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि वो हम कौन सा पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, ना वो r1 पे डिपेंड कर रहा है ना r2 पे डिपेंड कर रहा है। और वैल्यू देखें तो सिंपल रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू L वेक्टर, तो सभी टर्म्स कांस्टेंट हैं, डायरेक्शन भी यहाँ पर कांस्टेंट है ना। तो सभी पॉइंट से, मतलब मैं इस पॉइंट को इसमें यहाँ पे कहीं पे भी लूँ, सबके लिए आंसर यही आना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट है। और डायरेक्शन किधर आ रहा है, डायरेक्शन L वेक्टर के अलॉन्ग, तो L वेक्टर इस तरफ है, मतलब पॉजिटिव वाले के सेंटर से नेगेटिव वाले के सेंटर की तरफ डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे या गलत होंगे। तो पहला बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है 0, तो गलत है, फील्ड 0 तो नहीं आया, L वेक्टर आ रहा था वहाँ पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका था वहाँ पर, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो वर्क कुछ ना कुछ होगा जो कि 0 नहीं होगा। तो पोटेंशियल तो वर्क डन से आता है ना, कोई भी चार्ज इसमें मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यूनिट, तो ये भी गलत हो जाएगा। फील्ड यहाँ पे होगा तो फील्ड इज कांस्टेंट, तो फील्ड भी हम देखें तो वो कांस्टेंट आ रहा था, है ना, तो यहाँ पे फील्ड होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र, फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके ना। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन सेम था, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट आता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो पॉइंट हमने उस ओवरलैप्ड रीजन में किस जगह पर लिया है, उसकी पोजीशन क्या है, r1 है r2 है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल दोनों स्फीयर के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, वो 0 नहीं है। तो दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएंगे तो वर्क डन भी 0 नहीं आएगा, तो पोटेंशियल सेम नहीं रहने वाला, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन फ्रंट, ये डायपोल हमें दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ अ सॉलिड अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ना, कंडक्टिंग है बट अनचार्ज है ना। एज शोन द डायग्राम नेट पोटेंशियल एट पॉइंट A लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो हमें इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है कितना होगा। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था और इस पॉइंट पे हमें ए पर पोटेंशियल निकालना है, और यहाँ से ये इधर डायपोल ऐसे रखा हुआ है जो कि इसके सेंटर की तरफ जा रहा है, ओके ना, P। ये एंगल हमें दिया हुआ है फाई, ओके, और ये रेडियस हमें दिया हुआ है r, और ये दिया हुआ है स्मॉल r। तो अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो ये कंडक्टर है, तो P डायपोल रखोगे आप यहाँ पर तो इसमें कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ होगा,
हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना इंड्यूस हुआ होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल रहे होंगे, है ना। मैं मान लेता हूँ इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो सेंटर पे इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो सेंटर पे जो भी पोटेंशियल होगा इंड्यूस चार्ज की वजह से प्लस डायपोल की वजह से, तो इंड्यूस चार्ज का तो 0 होगा, चाहे ये चार्ज कैसे भी इंड्यूस हुआ रहेगा तो 0 ही। और सेंटर से हर चार्ज के लिए, इंड्यूस चार्ज के लिए डिस्टेंस r है, तो जितना पॉजिटिव आएगा उतना नेगेटिव आएगा, तो इंड्यूस का तो 0 हो गया, है ना। और p डायपोल की वजह से, तो डायपोल की वजह से जो हम पोटेंशियल लिखते थे वो लिखा जाता था kp/r², और r कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, तो मैं इसको r1 मान लेता हूँ, तो ये r1² के इक्वल हो गया, ओके ना। अब क्योंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है, तो जो पोटेंशियल C सेंटर पे रहेगा वही पोटेंशियल A पर भी होगा। तो C पर पोटेंशियल निकालना आसान था, इसलिए मैं C से स्टार्ट किया है यहाँ पर। तो मैं बोल सकता हूँ कि A पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो दो पॉइंट के बीच में कोई वर्क नहीं होगा, और वर्क नहीं होगा मतलब वहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, मीन्स सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो VC यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा kp/r1² के इक्वल, ओके ना। अब यहाँ से अब मैं देखूँ तो R1 का वैल्यू हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये टेंजेंट था यहाँ पर, तो मैं R1/R क्या लिखा जा सकता है, cos∅, तो R/R1 इक्वल टू cos∅, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से R1 हमें कितना मिल गया, R1 मिल जाएगा R/cos∅, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो VA कितना हो जाएगा, kp/r1², तो ये हो जाएगा r² cos² के इक्वल। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम, तो kp cos∅/r², ये मैच हो रहा है, kp ये मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है अपॉन r², और ये 2 आ गया यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया गया है, 2 शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर प्लेस्ड, तो ये डायपोल्स हमें दिए हुए हैं P2 एंड P1, और दोनों शॉर्ट हैं, बहुत छोटे डायपोल्स हैं, तो डायपोल वाले फॉर्मूलाज हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एज शोन R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R हमें दिया हुआ है, तो डायपोल को बहुत छोटा ही अज्यूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है, चाहे हम डायग्राम में बड़ा बना के दिखा रहे हो। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन बिटवीन दिस डायपोल्स, तो डायपोल्स के बीच में हमें बताना है कि एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी डायपोल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम क्या लिखते हैं, -P⃗.E⃗ ये लिखा जाता है ना, बहुत छोटा होता है, तो हम इसको E को अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट मान सकते हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पहला डायपोल जैसे मैं P1 ले लेता हूँ, तो P2 की वजह से यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख लूँगा, है ना। तो P1 मैंने ये ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया 2 की वजह से P1 के ऊपर, तो ये ऐसा था कुछ, तो ये P1 ये P2, तो मैंने P1 की डायरेक्शन में P2 का यहाँ पे कंपोनेंट ले लेंगे, इसकी वजह से इसके ऊपर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू देख लेंगे। तो -P.E, तो -P1 और E2, तो यहाँ पे ये एंगल हमें कितना दिया हुआ था, थीटा, तो ये थीटा हो गया हमारे पास। तो P2 के वजह से इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा यहाँ पर 2kP2/r³ के इक्वल, है ना। तो P2 का कंपोनेंट लेना था, तो P2 का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, P2 cos∅, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया P2 की वजह से P1 पर, और डॉट है तो P1 का डायरेक्शन भी दे दें, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है ये भी हमने एक्सिस के अलोंग वाला लिखा है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट भी होगा इसका P2 का, लेकिन वो जो कंपोनेंट है वो 90 डिग्री बना रहा होगा, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है cos 90, तो सिर्फ पैरेलल वाले कंपोनेंट की वजह से एनर्जी आएगी। तो यहाँ से हम देखें तो ये हो गया हमारे पास -2kP1P2 cos∅/r³, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दोनों के बीच में जो एनर्जी होगी आपस में इंटरेक्शन की वजह से, ओके। ऑप्शन चेक करते हैं,
तो 2k P1 P2 cos थीटा और विद माइनस साइन और नीचे आर क्यूब। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया गया है इसमें। 2 पॉइंट चार्जेस हमें बोले गए ए एंड बी पॉइंट्स पर, है ना। वूज मैग्नीट्यूड आर सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो साइन के बारे में हमें नहीं बताया गया। आर पोजिशन एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कुछ फिक्स डिस्टेंस पर हैं और ए ओरिजिन पर है। ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड एट पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो अगर ए यहाँ पर है तो बी यहाँ कहीं रहा होगा। ए और बी के बीच में ग्राफ को ड्रॉ किया गया है ना। ई को पॉजिटिव लिया गया है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर ही होना चाहिए, ए से बी वाली डायरेक्शन में, है ना। अब हमें बताना है कि हमें क्या इस ग्राफ से रिजल्ट मिलेगा। ए इज पॉजिटिव बी नेगेटिव, इनके साइन के बारे में कमेंट करना है। तो अगर मैं ए के बिल्कुल पास में देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ ज़्यादा है। तो पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन किधर होना चाहिए, राइट साइड, क्योंकि ए बी लाइन के अलॉन्ग ही हो सकता है। तो पॉजिटिव है मतलब इस तरफ, और ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो ये ऐसे इनफाइनाइट, ऐसे बी की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो इधर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इधर ही आएगा, और इनफाइनाइट पे चला गया। तो किसी चार्ज के बिल्कुल पास में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस लगभग 0, तो 0 इसका आता है इनफाइनाइट, तो वही हमें दिया हुआ है। इनके पास में इनफाइनाइट है लेकिन दोनों के लिए पॉजिटिव है। तो ए से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, मीन्स ए कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होता है। और यहाँ पे हम देखें तो बी की तरफ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास वाले पॉइंट्स पर, है ना। तो बी ही इफेक्टिव होगा क्योंकि इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए का कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बी के लिए चार्ज इसकी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बी की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की तरफ होता है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। मीन्स ए तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और बी नेगेटिवली चार्ज होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ ए इज़ पॉजिटिव बी इज़ नेगेटिव, तो यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हमें दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया गया है। 8 पॉइंट चार्जेस हमें दिए गए हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज स्मॉल स्फीयर, छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर्स हैं यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज अज्यूम किया जा सकता है इनको। और ये किसी क्यूब के कॉर्नर्स पे हमने ऐसे रख दिए हैं जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और सबका वैल्यू स्मॉल क्यू है। और उसके बाद बताना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है यहाँ पर, है ना, थ्रू स्क्वायर सरफेस ए बी सी डी। तो ए बी सी डी वाली सरफेस से हमें फ्लक्स बताना है कितना होगा एक फेस से। ओके, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं जो इस फेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो इन वाले चार्जेस का तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, क्योंकि जब लाइंस इन चार्जेस से बाहर निकलेगी तो इस वाले फेस को कभी भी वो कट नहीं करेंगी। उस फेस से या तो वो ऊपर चली जाएंगी या नीचे चली जाएंगी या पैरेलल चली जाएंगी, बट उसको कभी कट नहीं करेंगी। तो इन चारों चार्जेस का तो इस वाली सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो अब जो भी फ्लक्स होगा वो इन चारों की वजह से होगा, और चारों के लिए अगर हम देखें तो चारों इस सरफेस के लिए सिमेट्रिकल हैं। तो मैं किसी एक चार्ज का नीचे वाले में से फ्लक्स निकाल के उसको 4 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे इस वाली सरफेस से नेट फ्लक्स मिल जाएगा ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो मैं किसी एक का अगर निकालूं तो यहाँ पे जैसे हमें ये क्यूब दिया गया है, तो मैं यहाँ पे चार्ज मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसको अगर देखता हूँ तो यहाँ पे आपको ऐसे 8 यहाँ पर आपको क्यूब्स रखने पड़ेंगे, तो ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो जाएगा आगे पीछे ऊपर नीचे, ओके ना। तो 8 आपने रखे तो ये 8 क्यूब्स रखने के बाद ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा इस पूरे 8 क्यूब्स के सिस्टम पर। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इस सिस्टम से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ तो 8 क्यूब्स हो गए और सभी 8 क्यूब्स कैसे होंगे, सिमेट्रिकल। तो एक क्यूब से कितना पास करेगा, फ्रॉम 1 क्यूब मैं 5 बोल देता हूँ उसको, तो वो हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये 1 से पास कर रहा होगा, ओके ना। अब इसमें भी क्यूब में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखें तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वही अगेन इस वाली सरफेस से तो पास नहीं होगा, ये जो हमने फ्लक्स निकाला
है ना, एक क्यूब के लिए ये वाला क्यूब मैं एज्यूम कर लेता हूँ, है ना, जिससे ये चार्ज कनेक्टेड है उन वाले फेसेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये जो अलग फेसेस हैं जो कि इस चार्ज के साथ कांटेक्ट में नहीं है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये वाला, तीन। तो ये तीनों भी इस चार्ज के लिए कैसे हैं, सिमेट्रिकल। तो इनमें से किसी एक फेस को पकड़े, तो हमें ये ABCD वाला फेस पकड़ना था, तो इनमें भी ये जो फ्लक्स होगा वो इक्वली डिवाइड हो रहा होगा। ऐसे तीन फेसेस हैं जिनसे फ्लक्स पास हो रहा है, बाकी तीन फेसेस जो कि चार्ज के साथ कांटेक्ट में हैं उनसे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा जो टोटल इस क्यूब से पास होना चाहिए। तो एक फेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा 5 2, तो वो तीनों में डिवाइड हो रहा है, तो Q/8ε/3 है ना। तो ये एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स हो गया ड्यू टू वन चार्ज। बट अभी हम देख चुके थे हमें नीचे वाले चारों चार्जेस की वजह से निकालना है, तो एक का मुझे पता चल चुका है ना, तो मुझे चारों का निकालना है, तो इंटू 4 टाइम्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टोटल फ्लक्स होगा इसमें वो हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू 5 2, तो ये हो गया 4Q/8ε0 इंटू 3। तो 4 से ये कितनी बार 2 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास Q/6ε0। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा कि सभी चार्जेस की वजह से जो ये सरफेस है ABCD, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो हमारे पास हो जाएगा Q/6ε0। तो हम बोल सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कि जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगेन ये डायपोल वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया है, 3 डायपोल्स हमें दिए गए हैं। ईच ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड P, सबका डायपोल मोमेंट सेम है। प्लेस्ड टेंजेंशियली, तो इस सर्किल के अलोंग टेंजेंशियली ये डायपोल्स रखे गए हैं ना। रेडियस है सर्किल का इक्वल एंगल पे, मतलब 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से दूर रखे गए हैं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास ऐसे थे, तो एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है P, दूसरा डायपोल कैसे रखा है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो इसका डायपोल ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे ये डायपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है। तीनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है ना। तो ये P ऐसे रखे हुए हैं सब, ठीक है। तो इस वाले डायपोल का अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो वो डायरेक्शन P के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, -KP/r³, तो P के अपोजिट हो जाएगा। तो P का डायरेक्शन इधर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। और सब सिमेट्रिकल है तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सबका E सेम ही रहेगा। इस वाले का देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ इधर, है ना। और इस वाले का देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ इधर। ओके, तो यहाँ से अगर देखते हैं हम तो इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास आ जाएगा 120, इस वाले E और इसके बीच में, और ये E इन दोनों के ठीक बीच में आ रहा है। तो अगर 120 डिग्री पे ये दोनों रखे हुए हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी E ही हो जाएगा। और पहले से ही बीच में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड E और दिया गया है। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसी डायरेक्शन में आ गया, और E और E, तो नेट कितना हो गया 2E के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख सकता हूँ KP/r³ के इक्वल, है ना। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो KP/2KP/r³, 2KP/r³ मीन्स सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। इसमें बोला गया नॉन कंडक्टिंग रिंग, है ना, रिंग नॉन कंडक्टिंग है, रेडियस दिया हुआ है उसका, टोटल चार्ज भी उस रिंग पे दिया गया है, बट वो कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है एवरीवेयर इन स्पेस, उसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें इस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है जो कि -E.dl है, और L का जो लिमिट है वो इन्फिनिट से 0 तक दिखा रखा है। और 0 कहाँ पर है, इसके सेंटर ऑफ द रिंग। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर ये रिंग है, इस पर Q चार्ज है, रेडियस R है, इसके सेंटर पे, तो ये जो आपको दिखा रखा है -E.dl फ्रॉम इन्फिनिट टू 0, मतलब 0 कहाँ पर है, सेंटर पे। तो ये आप देख सकते हैं क्या चाहिए, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा हुआ है सेंटर पे। तो इन्फिनिट से 0 मतलब 0 पे जो पोटेंशियल होगा
मतलब यहाँ पे सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा एक्चुअल में उसी का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो रिंग की वजह से पोटेंशियल, अब ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, हमेशा कितना आता है पोटेंशियल का वैल्यू, के क्यू बाई आर के इक्वल आता है, क्योंकि यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस सेंटर का हमेशा आर ही रहने वाला है। तो के क्यू और आर का वैल्यू अगर हम रखेंगे, क्यू का वैल्यू अगर हम देखें कितना दिया हुआ है 1.11 और आर का वैल्यू हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो 1 × 10⁻⁻² मीटर ऐसा यूनिट्स में हमने रख दिया। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारे पास 2 के अप्रोक्स, है ना। तो प्लस में आ रहा है पॉजिटिव क्योंकि चार्ज भी पॉजिटिव है, तो +2 के अप्रोक्स हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन हम देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोला गया है इसमें, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसका पोटेंशियल हमें दिया हुआ है सरफेस पर कितना 8000 वोल्ट। एनर्जी डेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो एनर्जी डेंसिटी बताना है उसकी सरफेस के पास में। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, du/dv वो होता है ½ ε0 × E0। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सरफेस के पास में, तो सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखोगे ε0 kq/q टोटल चार्ज हो जाएगा अपॉन r² सरफेस के नज़दीक इंटू r²। और हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 8000 वोल्ट सरफेस पर। ओके, तो कंडक्टर है तो सभी जगह पोटेंशियल यही रहने वाला है। तो इसका वैल्यू हम पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं kq/r। तो यहाँ से kq का वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एप्सिलॉन हमें पता ही और रेडियस भी हमें दिया हुआ है। इन सब का वैल्यू पुट करके जो एनर्जी डेंसिटी है उसका वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं एसआई यूनिट्स में। तो हाफ एप्सिलॉन कितना होता है हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12 एसआई सिस्टम में। के क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 8000, एक आर इधर चला गया तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो आर का वैल्यू हमें कितना दिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻⁻² मीटर में हो गया इसका स्क्वायर। और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2.83 जूल पर मीटर क्यूब के इक्वल, है ना। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा इस केस में। ओके, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना था और यहाँ पे ये के क्यू अननोन था वो हमें पोटेंशियल से मिल गया। ओके ना। तो यहाँ पे हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है यू आर गिवन एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस हमें दिए गए हैं, एक क्यू है, दूसरा 2q है और तीसरा xq, सेपरेटेड बाय इक्वल फाइनाइट डिस्टेंस। उनके बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस है तीनों की आपस में, है ना। तो इसका मतलब वो कहाँ पर होंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए होंगे ये सारे चार्जेस, सो डैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, है ना। तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें 0 कर देना है ना। तो पेयर मान के हम टोटल एनर्जी लिख सकते हैं इसकी सिस्टम की और लास्ट में उसे 0 कर देंगे। तो हमें पूछा है कि जो x है यहाँ पर तीसरे चार्ज का वैल्यू वो कितना हो जाएगा। तो हम देखते हैं कितना आना चाहिए। तो ऐसे आपको तीनों चार्जेस इक्वली प्लेस्ड है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे होंगे। डिस्टेंस मान लेते हैं यार, तो ये q है था, ये 2q था और ये xq है ना। पेयर्स बना लेते हैं हम यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दोगे आप, के क्यू 2q, के क्यू क्यू 2/r पहले पेयर की, दूसरे पेयर का के 2q xq/r और तीसरा पेयर तो के क्यू xq/r और तीनों का सम कितना होना चाहिए 0। बस इतना करना है हमें। तो यहाँ पे हम देखें तो जो कॉमन टर्म्स है वो तो चला जाएगा, तो ये बचा 2 + 2x + x = 0। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा हमारे पास -2/3 के इक्वल। ओके, तो ये x का वैल्यू है जो कि हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस में ये -2/3 हमें दिया गया है, मीन्स दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें क्या बोला गया है, फिगर रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर कैरिंग चार्जेस। तो ये स्क्वायर है, इसमें चार्ज हमें दिया गया प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, है ना, चारों कॉर्नर्स पे। तो पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। तो पोटेंशियल जीरो होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट्स में, ए सी पी क्यू एंड मिड पॉइंट बी। तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी तो नहीं है, तो जितना पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव की वजह से हो जाता है, तो नेट पोटेंशियल उस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो P वाले के लिए Q और Q पास में है, लेकिन माइनस Q वाले दूर हैं दोनों। तो प्लस Q वाले का वजह से पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा नेगेटिव वाले के कंपैरिजन में, तो ये ज़ीरो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही Q वाले पे भी ज़ीरो नहीं हो पाएगा। A पर देखें तो इधर प्लस Q जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे माइनस Q, ये वाला प्लस Q भी जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पर माइनस Q, तो A वाले पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। B वाले के लिए देखें जितना प्लस वाले डिस्टेंस पे उतना ही माइनस वाले भी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। C वाले के लिए देखें तो जितना प्लस Q और माइनस Q ये दोनों आपस में देखें तो ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों के से पोटेंशियल जीरो। ऐसे इस वाले प्लस Q और इस वाले माइनस Q के लिए भी डिस्टेंस सेम है, तो इन दोनों की वजह से भी जीरो, तो C वाले पर भी पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑप्शंस पे अगर हम देखें तो A, B एंड C मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर आपको पोटेंशियल जीरो मिलेगा इस केस में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया इसमें, द पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड चार्ज q विल टच द इन्फिनिटली लार्ज प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, है ना, लार्ज प्लेट है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमें दिया गया है, ये वाला प्लेट है ना, और ये चार्ज इसको टच करना चाहिए। तो इसको कितना वेलोसिटी दिया जाए, किससे ज़्यादा वेलोसिटी दिया जाए कि ये इसको टच कर सके। तो मिनिमम वेलोसिटी निकालना है कि ये जस्ट यहाँ तक पहुँच सके। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होता है शीट की वजह से, है ना। तो कितना आता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो उसको वो रिपेल कर रहा होगा, है ना, तभी अगर क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा होता तब तो जीरो स्पीड में ही वो उसके पास आ जाता, तो रिपेल कर रहा है तो वो धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी, तो पास तक पहुंचा इतनी स्पीड हमें बताना है। तो मैं क्योंकि यहाँ पे स्पीड फाइनली जीरो करना है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा होगा इसके ऊपर, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ इस पॉइंट से ठीक यहाँ तक आने पे। तो यहाँ तक आते आते इसका वेलोसिटी कितना रख देंगे, ज़ीरो, जस्ट पहुँच जाए, है ना। तो वर्क एनर्जी हम लगाया तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और तो कोई फोर्स है नहीं, इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज की वजह से, बट जो चार्ज है वो इधर मूव कर रहा है, और फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो माइनस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कितना चलना है उसे d, ये इतना वर्क डन हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा के। तो फाइनल तो ज़ीरो हो गया। इनिशियल कितना था, -12m v² जो हमें निकालना है मिनिमम स्पीड जिसके लिए वो जस्ट वहाँ तक पहुँच सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना लिखोगे आप, Q इंटू ई, क्यू कितना है हमारे पास, स्मॉल q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू d इक्वल टू -12m v²। बस यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो v का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा q सिग्मा d बाई m एप्सिलॉन नॉट और उसका रूट, है ना। ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी मिनिमम, जिससे अगर आप इस पार्टिकल को प्लेट की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो वो वहाँ तक आ सकता है, उसको टच कर सकता है। ओके, तो यहाँ से हम देखें तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया गया है, 3 चार्जेस हमें दिए गए हैं, +4q q एंड स्मॉल q, है ना, प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ l एट पॉइंट
पॉइंट्स एट डिस्टेंस 0, L/2 एंड L, है ना। तो इतने डिस्टेंस पे इनको इसी सीक्वेंस में रख दिया गया है रेस्पेक्टिवली, है ना, फ्रॉम वन एंड ऑफ द लाइन। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, तो जिसके लिए जो स्मॉल q चार्ज है उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर, तो 4Q, Q एंड Q, तो पहले आपने 4Q को रखा है, फिर कैपिटल Q को रखा है, फिर स्मॉल q को, तो ये 0 पर, ये L/2 पर और ये L डिस्टेंस पे रखा गया, और Q पर आपको नेट फोर्स 0 करना है। तो 4Q की वजह से फोर्स लग रहा होगा F1, Q की वजह से फोर्स लग रहा होगा F2, है ना। पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव मान लिया, है ना। अगर नेगेटिव होगा तो अपने आप आ जाएगा। तो F1 प्लस F2 नेट फोर्स ही हो जाएगा, और वो किसके आप होना चाहिए, 0 Q पर। तो F1 कितना हो जाएगा, इस वाले चार्ज की वजह से K, Q कितना हो गया 4Q बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था L², यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। F2 की बात करें तो F2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा K, इसमें Q भी आएगा क्योंकि Q पे फोर्स निकाल रहे हैं, इसकी वजह से इस पर फोर्स हो जाएगा KQ बाय L/2 और L, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर, और नेट फोर्स शुड बी 0। तो जो कॉमन टर्म्स है वो तो 0 में चला जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4Q प्लस ये हो जाएगा 4 कैपिटल Q इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैपिटल Q कितना आ गया, माइनस Q के इक्वल आ गया, है ना। जो कैपिटल Q है उसका वैल्यू अगर माइनस Q के इक्वल है, तो इस जो Q चार्ज है इस पर नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो माइनस Q मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है द प्लेट सेपरेशन इन द पैरेलल प्लेट कंडेंसर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दिया गया है, डिस्टेंस D है और प्लेट एरिया A है, और उसको हमने V वोल्ट तक चार्ज किया किसी बैटरी से, और बैटरी को उसके बाद हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से अगर डिस्कनेक्ट कर दिया है तो प्लेट्स पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज अब फ्लो नहीं हो सकता है। और उसके बाद हमने डिस्टेंस को 2D तक बढ़ा दिया। तो वर्क डन पूछा गया है, इसमें इतना डिस्टेंस करने के लिए कितना वर्क एक्सटर्नल को करना पड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो वर्क केवल एक्सटर्नल ही कर रहा है, तो नेट जो वर्क डन होगा वो डेल्टा U के अब हो जाएगा, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल के इक्वल। ओके ना, तो यहाँ से हम देखें तो U फाइनल क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज तो सेम रहने वाला है, तो Q² कैपेसिटर लिया अपॉन 2C C फाइनल, ऐसे इनिशियल चार्ज भी सेम था Q² अपॉन 2C इनिशियल, तो Q² बाई 2 1 अपॉन C फाइनल माइनस 1 अपॉन C इनिशियल। ओके, तो अब Q का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, इनिशियल जो भी कैपेसिटेंस था C इंटू V बैटरी की V वोल्ट की बैटरी से हमने चार्ज किया था, तो ये हो जाएगा C इनिशियल इंटू V का होल स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन C फाइनल माइनस 1 अपॉन C इनिशियल। ओके ना, तो यहाँ से C इनिशियल हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो C इनिशियल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D का होल स्क्वायर, ये V² बाई 2, ये तो इसका वैल्यू हो गया, और C फाइनल हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया 2D, तो वो 2D ऊपर आ जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा इनिशियल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये इनिशियल वैल्यू थी। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू V², है ना। एक एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, एक D भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे D बचेगा इंटू 2, है ना, और ये तो 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बचेगा जो भी एक्सटर्नल को वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वर्क किसके साथ हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि अब बैटरी वगैरह तो है नहीं, तो जो भी चेंज आएगा तो वो किसकी वजह से हुआ होगा, एक्सटर्नल की वजह से। ओके, तो ऑप्शन चेक करें अगर हम यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट AV² बाई 2D, एप्सिलॉन नॉट AV² बाई 2D, ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया गया है इसमें बोला गया है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल्स X एंड Y, X और Y के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है
है ना, जो हमें डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देखें तो जब भी आप इस टाइप का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कहीं उस क्वेश्चन में कोई सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं है। तो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हम पहले उसी को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में हैं और पैरेलल में कितना हो जाएगा 100 + 100, ये हो जाएगा 200। फिर इस 200 वाले के साथ ये 200 वाला किस में आ जाएगा, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में क्योंकि दोनों सेम है तो आधा हो जाएगा, तो 200 का आधा, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 100। अब ये 100 और ये वाला 100 अगेन किस में आ गए, पैरेलल में। तो 100 100 200 अगेन, और 200 इस पूरे के साथ ये 200 वाला किस में आ गया, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में तो दोनों 200 है, ये भी 200 और ये पूरा भी 200। तो सीरीज़ में तो आधा हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, मतलब 100। और फिर इस पूरे के साथ ये 100 वाला अगेन पैरेलल में है ना। तो ये वाला 100 और ये वाला 100, तो दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो ऐड हो जाता है कैपेसिटेंस। तो 100 + 100 कितना हो जाएगा 200। तो इस केस में जो सीक्वेंट आएगा वो हमारे पास 200 पिकोफैराड के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो मैं ऑप्शन में अगर देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके ना, ठीक है। तो आज के लिए जेईई मेल में फिजिक्स में इतना ही। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपका अभी जेईई मेल का फिजिक्स पार्ट कंप्लीट हुआ, तो अपन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री पार्ट में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर चलिए शुरू करते हैं। पहला अपने को क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17, गिवन Fe3 + Fe, मतलब आपको SRP दे रखा है -0.036, Fe2 + Fe -0.439 वोल्ट, ये अपने को दे रखा है। और पूछा है द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द चेंज। ये चेंज है आपके पास, एक बार आप रिएक्शन ज़रूर देख लीजिए। Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Fe2+, ठीक है ना। ये वाला आपको पूछा है E0 वैल्यू, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने से पूछा गया है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखें ज़रा, आपके पास एक डायग्राम होता है जिसको अपन बोलते हैं लेटिमर डायग्राम, ठीक है ना। लेटिमर डायग्राम बेसिकली नाम है, लेकिन अपन इसको कह सकते हैं कि ये जुगाड़ है हमारे लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर यूँ कहें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में अरेंज कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, राइट। और स्टेप बाय स्टेप पे यहाँ से यहाँ पर +3 से +2 के लिए आपने जो E0 वैल्यू है उसको मान लिया E01, +2 से 0 जो आपके पास है उसको आपने मान लिया E02, और जो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर +3 से 0 में जा रहा है उसको अपन ने मान लिया E03, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा। अब लेटिमर डायग्राम क्या बोलता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस है उतना आपके पास नंबर से क्या करेंगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे E0 वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर अपने पास कितना है 2, और यहाँ पर अपने पास +3 से जा रहा है 0 में, तो कितना हो जाएगा 3, राइट। तो जो डायरेक्ट वाली वैल्यू होगी मल्टीप्लिकेशन के बाद वाली, ठीक है, वो हमारे पास स्टेप वाली वैल्यू के सम के बराबर होती है, ठीक। तो यहाँ पर अपन एक बार देख लें ज़रा हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक। हमें यहाँ पर +3 से 0 वाली वैल्यू दे रखी है, मतलब E03 वैल्यू दे रखी है। हमें यहाँ पर +2 से 0 वाली वैल्यू दे रखी है, मतलब E02 वाली वैल्यू दे रखी है, और E01 वाली वैल्यू +3 से +2 वाली अपन से पूछी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यूज़ हैं एक बार उनको अपन ज़रूर लिख लेते हैं, वो कितना आ जाएगा, राइट। वो हमारे पास E03 ये वैल्यू जो होती है वो आती है -0.036 वोल्ट। E02 ये वैल्यू हमारे पास जो आती है वो -0.439 वोल्ट, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पर अगर अपन ने वैल्यूज़ रखी इनकी 3 × -0.036, E01 हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 2 × -0.439, ठीक। तो यहाँ से आप E01 वाली वैल्यू निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे
तो वो वैल्यू लगभग अपने पास आती है 0.77 वोल्ट। ठीक है, तो अगर अपन चेक करेंगे तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर NaCl एट द कंसंट्रेशन C एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज लैम्डा C एंड लैम्डा इन्फिनिटी। ये अपने को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखे हैं, एक गिवन कंसंट्रेशन पे दे रखा है और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखा है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द लैम्डा C एंड लैम्डा इन्फिनिटी इज वेयर B इज कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव दे रखी है। ठीक है ना, हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको अपन बोलते हैं डी बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन, राइट। तो अगर अपन यहाँ पर कैलकुलेट, यहाँ पर जो निकालते हैं इनमें रिलेशन लैम्डा C बराबर वो आता है लैम्डा इन्फिनिटी माइनस का B अंडर रूट C, ये वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक, तो अपन ज़रा चेक करेंगे किससे ये मैच कर रहा है। तो हमारे पास ये जो थर्ड ऑप्शन है, एक बार देख लीजिए आप, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसी से हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, मैच कर रही है। ठीक, तो यही हमारा करेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है, इन द सेल PtH2 गैस का अपने को प्रेशर दे रखा है 1 बार, HCl एक्वस, AgCl सॉलिड Ag, राइट, और Pt अपने को ले रखा है। द सेल पोटेंशियल इज 0.92 वोल्ट व्हेन a 10⁻⁻6 मोलर HCl solution is used. The standard electrode potential of the AgCl minus electrode, ये अपने से पूछा है, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें सेल रिएक्शन इसमें लिखनी होगी। ठीक है, तो अपन जो वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यूज अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास जो सेल पोटेंशियल है, ठीक है, क्या क्या अपने को दे रखा है। सबसे पहले आपके पास AgCl Cl माइनस Ag, ये अपने को सेल दे रखा है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है ना, Cl माइनस AgCl और Ag, ठीक है ना। इनके लिए जो आपको सेल पोटेंशियल दे रखा है ई सेल, वो हमें क्या दे रखा है, इसको ई सेल अपन कर दें, दैट विल बी 0.92 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर HCl जो है उसकी कंसंट्रेशन अपने को दे रखी है 10⁻⁻6, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने से पूछा गया है। ठीक है, तो आप ज़रा एक बार देख लें, आपके पास जो सेल बना हुआ है वो सेल क्या है, वो सेल आपके पास ऐसा है, प्लेटिनम H2 गैस, HCl, और यहाँ पर आ जाएगा AgCl सॉलिड, Ag और प्लेटिनम। ठीक, सबसे पहले आप लिखेंगे रिएक्शन एनोड हाफ। एनोड हाफ रिएक्शन जो हमारे पास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो H2 कन्वर्ट होगा 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर कैथोड हाफ रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी, कैथोड हाफ में होगा हमारे पास रिडक्शन। ठीक है ना, तो भाई आपके पास हो जाएगा AgCl जो होता है वो अपने पास क्या होता है, डिसोसिएट होता है Ag++ Cl माइनस में। ठीक है ना, फिर ये जो Ag+ है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है और Ag सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये आ जाएगी AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ रही है। अब अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन जो आएगी वो सेल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल रिएक्शन अगर अपन देखेंगे तो आपके पास आ जाएगी H2 प्लस 2AgCl, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पहले में कितने, 2, तो इधर भी आप पूरी इक्वेशन को 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो H2 प्लस 2AgCl क्या देगा ये हमारे पास, ये हमें देगा 2H प्लस एक्वस प्लस 2Ag प्लस 2Cl माइनस, ये हमारे पास देगा। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे
ई नॉट सेल की, तो ई नॉट सेल हमारे पास क्या होता है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, यही होता है। हमारे पास जो एनोड है वो हाइड्रोजन है और इसके लिए SRP वैल्यू होती है 0, और इसका अपन ने मान लिया कि भैया ये कितना है ई नॉट वैल्यू, इसके लिए SRP हमने मान लिया x वैल्यू है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो भैया ई नॉट बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा x, यही वैल्यू हमें निकालना है। नेक्स्ट इक्वेशन अगर अपन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास नेट इक्वेशन में, H प्लस आयन कंसनट्रेशन की पावर 2 Cl माइनस आयन कंसनट्रेशन की पावर 2, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक बार देख लीजिए 1 बार, ठीक है, और HCl की कंसनट्रेशन 10⁻⁻6 है। अगर HCl की कंसनट्रेशन 10⁻⁻6 है, इसका मतलब H प्लस आयन कंसनट्रेशन 10⁻⁻6 लेना है और Cl माइनस आयन कंसनट्रेशन 10⁻⁻6 लेना है, राइट। और ये वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है ई सेल की 0.92, ये हमारे पास आ गया क्या, x माइनस का 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ये आ जाएगा 10⁻⁻6 की पावर 2, 10⁻⁻6 की पावर 2 अपॉन 1। तो हमारे पास 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, ये -6 इंटू 2, तो 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 दोनों ऐड करेंगे तो 10⁻⁻24, राइट। आगे अपन भेज देंगे इसको, तो 0.92 बराबर x माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू माइनस का 24, तो माइनस का 24 अगर अपने पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, log 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1। अब इसको उधर अपन ले जा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व अगर अपन जब करेंगे तो ज़रा देख लीजिए इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कौन सी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 0.2 वोल्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला है आपसे, फॉर द सेल Zn2 प्लस Mx प्लस एक्वस M सॉलिड डिफरेंट हाफ सेल्स एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे पूछा है इफ Zn2 प्लस Zn इज माइनस 0.76 वोल्ट विच कैथोड विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल एज पर द पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है ना। ई नॉट सेल वैल्यू जो होती है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि भैया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सचेंज जितने होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो ई नॉट वैल्यू अगर अपने पास डिपेंड नहीं करती है तो यहाँ पर हमारे पास कौन सबसे ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, तो आप ज़रा देख लीजिए यहाँ पर सबके SRP वैल्यूज़ गिवन है। हम ई नॉट सेल जो लिखते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अब एनोड तो फिक्स हो गया हमारे पास, कौन, जिंक, ठीक है। तो हमारे पास जो कैथोड है उसका SRP सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा, जिसका हाईएस्ट SRP होगा वही अपने पास ई नॉट वैल्यू क्या देगा, हाईएस्ट। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि गोल्ड के लिए जो SRP है वो सबसे ज़्यादा दे रखा है 1.4, ठीक है। बाकी सबके SRP उससे क्या है, कम, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में अपने को बता रखा है अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ निकल विल बी डिपॉजिट एट कैथोड, ठीक है ना। NiNO3 का विलयन का विद्युत अपघटन अपन ने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य करा, तो वहाँ पर अपने पास 0.1 फैराडे द्वारा किया गया, तो निकल के कितने मोल कैथोड पे निक्षेपित होंगे, ठीक है ना। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि आपके पास जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है, राइट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ निकल जो डिपॉजिट होंगे दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है ना। अब निकल का अगर अपन देखें तो एन फैक्टर कितना होगा, बेसिकली निकल जो हमारे पास डिपॉजिट हो रहा है वो +2 से 0 में जा रहा है, तो एन फैक्टर इसका हो गया कितना, 2। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ निकल इनटू उसका एन फैक्टर कितना आ गया, 2। नंबर ऑफ फैराडे हमारे पास कितने दे रखे हैं, 0.1 फैराडे।
तो बताओ ज़रा मोल्स ऑफ निकल कितने डिपॉजिट हो जाएंगे, 0.1 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज 0.05 मोल्स। इतने मोल्स आपके क्या हो जाएंगे, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एंड द कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन सी इज करेक्ट, है ना, कौन सा आलेख मोलर चालकता और अंडर रूट सी के मध्य सही होगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए क्या, इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर कंपेयर आपको करना होगा। ठीक, देखो नॉर्मली तो इसमें कई सारे अपने पास एक्सेप्शंस आते हैं, राइट, या यूँ कहें कि भाई ये वैल्यूज डाटाबेस होती है। ठीक है ना, तो Na+ और अगर अपन बात करें लैम्डा एम इन्फिनिटी Na+ के लिए और लैम्डा एम इन्फिनिटी K+ के लिए, अगर अपन देखेंगे तो किसका ज़्यादा होता है, K+ का ज़्यादा होता है। वाई, भाई K+ की साइज़ बड़ी है तो हाइड्रेशन उसका क्या होगा, कम होगा, हाइड्रेशन कम होगा तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो अगर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अगर इसकी ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका मोलर कंडक्टेंस भी क्या आएगा, इसका ज़्यादा ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास जो K है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में जो दूसरा एनायन है वो तो कॉमन है Cl-Cl-, तो ओवरऑल मोलर कंडक्टेंस जो आएगा वो ज़्यादा किसका आएगा, वो आएगा KCl का। तो ज़्यादा वाला कौन दिख रहा है यहाँ पर, अगर अपन देखेंगे तो ये ज़्यादा है। ठीक है, और ये हमारे पास NaCl का जो है वो क्या दिख रहा है, कम। तो भैया ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आपके पास दे रखा है E0 Cu2 + Cu, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.34, Zn2 + Zn, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76, और ये आपके पास पूरा डायग्राम दे रखा है। NCERT के अंदर ये डायग्राम अपने को दे रखा है, E एक्सटर्नल अपन ने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अपन को बोल रखा है कि भाई आपने कंसंट्रेशन जो ले रखी है 1 मोलर ले रखी है, राइट, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, बीच में आपके पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, एम्पियर मीटर लगा हुआ है, और एक्सटर्नल अपन ने लगा रखी है बैटरी। पूछा क्या है कि अगर आपके पास ई एक्सटर्नल वैल्यूज जो है उसकी अगर डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है हमें, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, गलत कथन क्या है वो हमें बताना है, ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले आपके पास जो E0 वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप E0 सेल निकाल लीजिए। E0 सेल हमारे पास आएगा SRP ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है, कॉपर, माइनस SRP ऑफ एनोड। ठीक है, एनोड कौन है भैया अपने पास, जिंक, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.34 माइनस 0.76, तो ये आएगा 1.1 वोल्ट। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है अगर एक्सटर्नल अपने पास ई एक्सटर्नल कम है 1.1 से, तो इसका मतलब जो अपने पास सर्किट में करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, इस सेल की वजह से करंट फ्लो होगा, है ना, क्योंकि बैटरी क्या कर रही है, बैटरी करंट फ्लो को अपोज कर रही है। ठीक है, तो अगर करंट फ्लो का अपोज कर रही है तो यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो करा रहा है कौन, सेल। अब जब सेल करंट फ्लो कराता है तो आपको पता है कि भैया आपके जो कॉपर है, ठीक है, वहाँ से निकलते हैं कौन, वहाँ से निकलता है करंट और जाता है किसकी तरफ, जिंक रॉड की तरफ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन से जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे अपने पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि यहाँ पर जिंक विल डिजॉल्व एट एनोड एंड Cu विल डिपॉजिट एट कैथोड। क्या ये सही है, क्या बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेल काम करता है, जब सेल काम करता है तो जिंक जो है वो सॉल्यूशन में क्या होता जाता है, डिसॉल्व होता जाता है, और जो अपने पास सॉल्यूशन से कॉपर है वो क्या होता जाता है, डिपॉजिट होता जाता है। ये जब सेल वर्क कर रहा होता है तब ये अपने पास रिएक्शन चल रही होती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है ना, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें गलत आइडेंटिफाई करना है। दूसरा दे रखा है एक्सटर्नल वैल्यू अगर अपने पास 1.1 के बराबर आएगी तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट अकर्स। ये सही बात है क्या, बिल्कुल। जब आपके पास एक्सटर्नल बैटरी का जो अपने पास पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल के बराबर हो गया तो वहाँ पर अपने पास पोटेंशियल फ्लो नहीं होगा, मतलब चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट अपने को दे रखा है इफ ई एक्सटर्नल इज 1.1 वोल्ट इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। आपके पास अगर एक्सटर्नल बैटरी हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है तो अब क्या होगा, अब ये बिहेव करेगा कॉपर किसकी तरह, एनोड की तरह, और ये बिहेव करेगा किसकी तरह, कैथोड की तरह। ज़रा ध्यान दीजिएगा,
कॉपर इस केस में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह, और जिंक विल बिहेव एज अ कैथोड। तो अगर कॉपर अपने एनोड की तरह बिहेव करेगा तो वहां पर अपने पास वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर जिंक अपने पास, सॉरी इसको बोलेंगे अपन, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। और जिंक हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर अपने पास क्या बोल रखा है, कॉपर जो है यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें, यहाँ पे करंट के फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपने पास पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या हो रहा है भैया, करंट फ्लो हो रहा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, इसका मतलब कॉपर से जिंक की ओर जाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फोर्थ, अगर अपन बात करें E एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 देन जिंक विल डिसॉल्व एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर विल डिपॉजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड। तो बताओ जरा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपके पास ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये तो सॉल्यूशन में जा रहा है, तो मतलब ये तो डिसॉल्व हो रहा है। और सॉल्यूशन से कौन जा रहा है भैया, जिंक जा रहा है रॉड पर, तो ये अपने पास डिपॉजिट हो रहा है। जबकि यहाँ पर दे रखा है जिंक डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, हाँ या ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। 250 ml of waste solution obtained from the workshop of a goldsmith contains 0.1 m AgNO3 and 0.1 m AuCl. The solution was electrolyzed at 2 volt, passing a current of 1 ampere for 15 minutes. Then the metal and metals electro deposited will be, आपको Ag प्लस Ag इनकी वैल्यू दे रखी है 0.8 और Au प्लस Au इसकी वैल्यू दे रखी है 1.69, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने से पूछा है कि कौन डिपॉजिट होगा, ठीक। वैसे अगर अपन बात करें, जो आपके पास अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें जो डिपोजिशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, ठीक। तो हम क्या बताते हैं, रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटेड। जैसे अगर अपन यहाँ पे बात करें सिल्वर और गोल्ड की, तो वो रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, हाँ या ना, के बराबर होता है। अब अगर अपन एन फैक्टर देखें, Ag प्लस जो है वो Ag में जा रहा है, तो इसका भी एन फैक्टर कितना हो गया, 1। Au प्लस जो है वो Au में जा रहा है, तो इसका भी एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और दोनों का एन फैक्टर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो भैया यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर अपॉन एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड, और जो इनका एन फैक्टर आएगा वो तो 1 आएगा। तो उनका जो वेट डिपॉजिट हो रहा है, आप ज़रा ध्यान दें, वो किसके रेशो के बराबर है, वो उनके एटॉमिक मासेस के रेशो के बराबर है, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, सिल्वर एंड गोल्ड इज इक्वल मास प्रोपोर्शन, वो इक्वल मास प्रोपोर्शन में डिपॉजिट होंगे, तो ये तो गलत है, इक्वल मास प्रोपोर्शन में नहीं हो रहे, वो उनके एटॉमिक मासेस के रेशो में डिपॉजिट हो रहे हैं। दूसरा दे रखा है सिल्वर एंड गोल्ड इन प्रोपोर्शन टू देयर एटॉमिक वेट, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, राइट, कि भाई एटॉमिक वेट के ही प्रोपोर्शन में वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, ठीक। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सोडियम, जिसका वर्क फंक्शन हमारे पास गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इज स्टॉप्ड बाय द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेल, ठीक है। जो अपने पास आउटपुट वोल्टेज था सेल का, वो अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहा है, ठीक है। जो आपका सेल है वो अपने को दे रखा है प्लेटिनम H2 गैस 1 बार, HCl दे रखा है, pH अपने पास दे रखी है उसकी 1, AgCl सॉलिड Ag, ठीक है। द pH ऑफ एक्वस HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पोटेशियम, पोटेशियम का अपने पास वर्क फंक्शन दे रखा है 2.25 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ऑल अदर कंडीशंस रिमेन सेम इज
तो फिर यहाँ पर अपन कैलकुलेट करते हैं नियरेस्ट इंटीजर के अंदर कि भाई pH कितनी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है वो अपने पास कितना दे रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो निकालना पड़ेगा अपने को, राइट। सोडियम का जो वर्क फंक्शन हमें दे रखा है वो दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन सीधा सीधा वोल्ट में लिख दें, वो एनर्जी की फॉर्म में था, है ना। और ये अगर अपन वोल्ट के टर्म में बात करेंगे तो 2.3 वोल्ट, ठीक है ना, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक, कुल मिला के यहाँ पर कितना अपने को स्टॉप करने के लिए रिक्वायर्ड होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो अपने से पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया सोडियम का क्या वर्क फंक्शन, या बोल दें कि भाई जो आपके पास इतना अपने को मिनिमम रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास सेल दे रखा है, राइट, इस सेल से भी अपने पास ई सेल अपने पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ई नॉट वैल्यू अपने को जो दे रखी है, SRP वैल्यू वो दे रखी है 0.22 वोल्ट इस हाफ सेल के लिए। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास जो सेल रिएक्शन आएगी वो लिख लेते हैं। तो एनोड हाफ रिएक्शन जो हमारे पास होगी वो देख लें ज़रा। एनोड हाफ रिएक्शन आपके पास हो जाएगी H2 gives 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड हाफ रिएक्शन इस बार डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि सेम रिएक्शन है, अभी अपन ने करी थी ऐसी, राइट। तो वो हमारे पास हो जाएगा AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया इक्वेशन नंबर 2 को अपन क्या करेंगे भैया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया अपने पास ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी ये H2 + 2 AgCl gives 2H++ 2 Ag प्लस 2 Cl माइनस, ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड और ये गैस। ठीक, हमें पता है जो ई नोड सेल आएगा वो क्या आ जाएगा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो भैया अपने पास एनोड जो है वो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का SRP जो होता है वो होता है 0, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, SRP ऑफ कैथोड की वैल्यू जो दे रखी है उसके बराबर 0.22 वोल्ट। ई नोड सेल डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, ये 0.22 वोल्ट अपने को दे रखा है। ठीक, अब अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे जो आपकी नर्स्ट इक्वेशन आती है, तो नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस का 0.06, क्वेश्चन में गिवन है 0.6 ही लेना है, राइट, अपॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2, राइट, H+ आयन कंसंट्रेशन उसकी पावर 2, Cl- आयन कंसंट्रेशन उसकी पावर 2। ठीक है ना, अगर अपन बात करेंगे pH की, तो pH हमारे पास दे रखी है 1। ठीक है, अगर आपके पास pH 1 है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा, H+ आयन कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 ये भी आएगा, Cl- भी उतना ही आएगा, हाँ या ना, क्योंकि H+ आयन जो आ रहा है और Cl- आयन जो आ रहा है वो HCl से ही तो आ रहा है। तो भैया यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1 की पावर 2, 10⁻⁻1 की पावर 2 कितना हो गया, 10⁻⁻4 हो जाएगा। आगे ले जाओ, ये अपने पास हो जाएगा 0.22 माइनस का 0.06/2 लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4। ठीक, अब अगर अपन बात करेंगे तो इसको अपन आगे ले गए तो ई सेल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसके बराबर, ज़रा इसको देख लेते हैं, 0.22 ये प्लस का हो जाएगा 0.06 इंटू 4/2, log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ये आ गया 0.2। अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 0.22 प्लस अपने पास कितना आ जाएगा, 0.12, हाँ या ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये कितने आ जाएगी, 0.34 वोल्ट, राइट। ये तो सेल का पोटेंशियल है, और एक्स्ट्रा पोटेंशियल अपने पास जो W0 है ये भी अपने को चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करेंगे टोटल हमने जो फोटोन दिया जिससे कि हमारा जो पोटेंशियल है, जो करंट है वो रुक रहा है, वो कितना आ जाएगा, वो वर्क फंक्शन, ठीक है, प्लस जो ई सेल है इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, राइट, एंड दैट विल बी व्हाट, ये अपने पास आता है 2.3
प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2.64 वोल्ट। अब अपन को अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है किसके लिए, पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम के लिए जो हमारे पास जो वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन पोटेशियम वो दे रखा है 2.25 वोल्ट। ठीक है ना, तो अगर ये अपने पास दे रखा है तो अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना निकालना होगा, तो भैया हमारे पास W0 प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर 2.64 वोल्ट। ये तो अपने पास टोटल जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो जाएगा। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन, तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 2.64 माइनस जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, है ना, वर्क फंक्शन जो अपने को दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.25। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.39। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है कि भाई जो pH आ रहा है वो, है ना, तो pH अगर अपन निकालेंगे तो उसके लिए वापस अपने को नस्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगी। तो अपने पास जो पोटेंशियल आ रहा है वो तो आ रहा है ये 0.39, राइट, और ये अपने को दे रखा है कितना 0.22। डायरेक्ट अपन ये लिख रहे हैं माइनस का 0.06 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ H प्लस आयन की पावर 2 इंटू Cl माइनस आयन की पावर 2। उसको डायरेक्टली मैं, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस सेम है, तो H प्लस आयन की पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे कि भैया यहाँ पर अपने पास 0.39 माइनस 0.22, ठीक है ना, तो ये अपने पास माइनस का 0.06 अपॉन 2 इंटू जो 4 है अपने पास पावर में वो आगे जाएगा, और लॉग ऑफ अपने पास क्या आ गया H प्लस। ये जो नेगेटिव साइन है ये अपने पास किसके साथ चला जाएगा, ये नेगेटिव साइन अपन H प्लस के साथ ले लेते हैं। ये वैल्यू निकल के कितनी आएगी, तो अपन इसको चला चेक कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी 7, और ये हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये अपने पास 0.17 आ गया, माइनस का पॉइंट ये अपने पास कट गया 2। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई हो गया इससे कितना अपने पास 0.06 से, तो माइनस का 0.12, राइट, लॉग ऑफ H प्लस आयन। अब देखो H प्लस आयन के साथ अपन ने अगर नेगेटिव ले लिया तो वो बन गया pH, तो अपने पास कितना आ जाएगा 0.17 अपॉन 0.12। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन ये अपने पास आ जाएगा, क्या अपन इसको pH बोल सकते हैं, बिल्कुल, तो pH बराबर अपने पास आ गया 0.17 अपॉन 0.12। ठीक, तो अपन ज़रा एक बार चेक कर लें भैया पूछा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो pH है उसको 10⁻⁻2 की टर्म में लिखना है। ठीक है ना, 10⁻⁻2 की टर्म में लिखना है, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये आएगी वैल्यू 1.41 के वैल्यू के अप्रोक्स आती है। तो अगर अपन इसको किसकी टर्म में लिखते हैं 10⁻⁻2 की टर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी pH की वो कितनी आएगी 142 इंटू 10⁻⁻2। तो हमसे जो पूछा गया था उसका आंसर क्या आ जाएगा 142। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपने पास 26। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Mn2 प्लस कपल is x into 10⁻⁻4 volt. If the H plus ion concentration is decreased from 1 molar to 10⁻⁻4 molar at 25 degrees Celsius, assume the concentration of MnO4 minus Mn2 plus to be same on the change in the H plus ion concentration, then the value of x is, राउंड ऑफ अपने को करके बताना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर। तो आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पर अपने को एक हाफ सेल दे रखा है। ठीक है ना, जिसमें MnO4 माइनस रिड्यूस हो रहा है किसमें Mn2 प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो भैया MnO4 माइनस जब Mn2 प्लस में रिड्यूस होता है तो भैया उसकी इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इधर +2 अपने पास है, राइट। Mn देख ले, Mn एक है, ऑक्सीजन वहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पास 4H2O लगा दो। 4H2O लगाने के बाद आपने 8H+ लगा दिया, और क्योंकि अपने पास यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर अपने पास जो एन फैक्टर है उतने इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ पर गेन करा दिए, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन ये अपने पास आ जाएगी। आ गई। अब इसके लिए जो अपने पास E0 वैल्यू दे रखी है वो अपन देख लें कितनी दे रखी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने पास अच्छा E0 वैल्यू अपने को दे नहीं रखी है, उसमें चेंज पूछा है कि कितना है। ठीक है ना, तो अगर अपन यहाँ पर ERP रिडक्शन पोटेंशियल, इसको E1 बोल देते हैं,
तो वो ई नॉट माइनस का 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5 लॉग ऑफ Mn2 प्लस इंटू H2O तो हमारे पास होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे लिख देते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन पावर कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब देखो H प्लस आयन कंसंट्रेशन अपने को चेंज निकालना है, तो ये E1 हो गया। तो इनिशियल हम कितना मान ले, इनिशियल हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास कितना है, हमारे पास 1 मोलर है, ठीक है ना। अच्छा नीचे कौन आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा MnO4 माइनस, ठीक है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको चेंज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है और बता रखा है क्वेश्चन के अंदर Mn2 प्लस और MnO4 माइनस कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इनको जो Mn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन MnO4 माइनस आयन कंसंट्रेशन दोनों को आप बराबर बराबर मान के कितना मान लो 1 मान लो, क्योंकि एनीवे वो तो कटेंगे, जब आप उसको डिफरेंस निकालोगे तो वो कटेंगे हमेशा, ठीक है ना। हाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन उसके अंदर अपने को चेंज निकालना है। इनिशियली H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी हम कितना मान लेते हैं, H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी अपन मान ले 1 मोलर, इनिशियली मान लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पूरा अपने पास कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 और log 1 होता है कितना 0। तो भैया E1 जो आपके पास आया वो किसके बराबर आ जाएगा, E नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन निकालते हैं क्या भाई, जब अपन ने कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कितनी कर दी 10⁻⁻4 कर दी, ठीक है ना। तो अगर अपन ने 1 मोलर से 10⁻⁻4 करी तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा E2। तो E नॉट वैल्यू तो वो तो सेम ही रहेगी, माइनस का 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 5 लॉग ऑफ, यहाँ पर अपने पास Mn2 प्लस उसको 1 लिखेंगे अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू को अपन को क्या करना है भैया, चेंज करना है। और MnO4 माइनस उसको भी कितना लिखेंगे अपन 1, क्योंकि वो तो सेम ही माना है। तो हमारे पास जो E2 वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा E नॉट माइनस का 0.059 अपॉन 5 लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना दे रखा 10⁻⁻4, ठीक है ना। तो भैया अपने पास कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 और ये अपने पास आ रहा है मल्टीप्लिकेशन मतलब पावर में, तो अपने पास कितना हो जाएगा सीधा 8 चौक 32 माइनस है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगर अपन ने यहाँ पर E2 वैल्यू निकाली तो वो क्या कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.059/5, ठीक, लॉग ऑफ 10⁻² प्लस का 32, ये आगे पहुँचा दें तो हमारे पास E नॉट माइनस का 0.059 अपॉन 5, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 32 इंटू log 10, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आएगी, log 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 होती है, ठीक। अब ज़रा देखें अपन से पूछा क्या है, यहाँ पर अपने से पूछा है क्या कि भाई आपके पास जो वैल्यू आती है, जो पावर चेंज होती है वो उतनी हो जाती है 10⁻⁻4, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इंटू 10⁻⁻4 है, तो वो आपको बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल के, राइट, E नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, कुछ E नॉट की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है अपने को, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास E2 माइनस E1 अगर अपन निकालेंगे तो E2 माइनस E1 अगर अपन ने कर दिया, क्योंकि ये अपने को चेंज निकालना है तो चेंज अपन निकालेंगे, तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ज़रा उसको अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो E नॉट माइनस 0.059 अपॉन 5 इंटू 32, log 10 की वैल्यू कितनी लिख दी हमने 1 लिख दी, और ये माइनस का कितना बन गया E नॉट, E नॉट से E नॉट हमारे पास गया है ना। अब इसका केवल और केवल अपने को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, तो उसको अपन क्या कर देंगे 0.059/5 इंटू 32, ठीक है। तो ये वैल्यू 0.3772 अप्रॉक्सीमेट इतनी आती है। तो अगर अपन इसको 10⁻⁻4 के टर्म में लिखेंगे तो 0.0377 अपने पास आना चाहिए इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, राइट। तो अपने पास यही वैल्यू आएगी 0.3772 इंटू 10⁻⁻4 अप्रॉक्सीमेटली आ रही है ये वैल्यू, है ना। इसको अगर अपन एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो अपन बता सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या आंसर आएगा, ठीक। तो x की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो 3772 ये अपन बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 3772 इंटू 10⁻⁻4, ठीक।
तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ये, ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 में हमें दे रखा है कॉपर रिड्यूसेस नाइट्रेट into NO and NO2 depending upon the concentration of HNO3 in solution, assuming the fixed copper 2+ ion concentration and partial pressure of NO and NO2 is 1 bar. The HNO3 concentration at which the thermodynamic tendency for the reduction of the nitrate ion into NO and NO2 by copper will be same is 10⁻⁴ molar, ठीक है। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 2x ये अपने से पूछा है, ठीक। अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, राइट, लेंदी लैंग्वेज में। अब इसको बात करते हैं अपन। कॉपर जो है वो रिड्यूस कर रहा है नाइट्रेट को, तो नाइट्रेट को जो वो रिड्यूस कर रहा है वो दो तरीके से रिड्यूस कर रहा है। एक वो रिड्यूस कर रहा है किसमें, एनओ में, और दूसरा जो रिड्यूस कर रहा है वो रिड्यूस कर रहा है NO2 में, है ना। ये दो हाफ सेल अपन मान लें इनको, राइट। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स कपल है, तो इनको अपन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप देख लें कि भैया ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है +5, ये हमारे पास कितना आ रहा है +2, तो भैया डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए 3। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर अपने पास आ रहा है 3, इधर आ रहा है 1, तो भैया यहाँ पर आ जाएगा 2H2O, और 2H2 आ जाएगा तो भैया आ जाएगा 4H+। तो भैया आपके पास नेट इक्वेशन हो जाएगी 4H+ प्लस NO3 माइनस कन्वर्ट इनटू NO प्लस 2H2O, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। और यहाँ पर अपने पास जो n फैक्टर आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन्स अपन लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग अपने पास हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अपन ने इसको बैलेंस करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास सबसे पहले ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 1 का डिफरेंस आ रहा है तो 1H2 लगा दिया, और यहाँ पर 2H+ लगा दिए, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर +5 से +4 में जा रहा है तो कितना का डिफरेंस आया 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब दोनों की जो अपने पास हाफ इक्वेशंस दे रखी है वो अपन ने लिख ली बैलेंस्ड। इनके SRP वैल्यूज़ जो हैं वो अपन देख लेते हैं, है ना। NO में जाने के लिए अपने पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.96, और NO2 में जाने के लिए दे रखी है 0.79, ठीक। तो E0 वैल्यू यहाँ पर अपने पास आ जाएगी 0.96 और E0 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0.79, ठीक है ना। देख लीजिए ये क्वेश्चन में अपने पास गिवन है, ठीक। अब पूछा है क्या कि भैया आपको वो कंसंट्रेशन बतानी है जहाँ पर अपने पास दोनों की जो टेंडेंसीज है वो रिड्यूस करने की, दोनों में टेंडेंसी जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो दोनों के लिए ई सेल वैल्यू निकाल लेते हैं, उनको इक्वेट कर देते हैं बस। तो अगर अपन बात करेंगे ERP, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है यहाँ पर, वो अपने पास क्या हो जाएगा, E0 माइनस का 0.59 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं 3, लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO अपॉन H+ आयन कंसंट्रेशन की पावर 4 इंटू नाइट्रेट आयन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर अपन यहाँ पे लिखेंगे E2 कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा E02, ये E01, ठीक, माइनस का 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज ये हो रहे हैं, राइट 1, और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन H+ आयन कंसंट्रेशन उसकी पावर 2 इंटू नाइट्रेट आयन, ठीक है, उसकी पावर 1। अब बोला है कि भैया जो अपने पास ये E1 है और E2 है इनको करना है बराबर, बराबर कर दीजिए। तो बराबर करते ही हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 0.96 माइनस का 0.059 अपॉन 3 लॉग ऑफ PNO H+ और नाइट्रेट आयन। भाई नाइट्रेट आयन अपने पास कहाँ से आ रहा है, HNO3 से, H+ कहाँ से आ रहा है, HNO3 से, तो भैया दोनों को अपन H+ की फॉर्म में लिख दें। चलो तो H+ की फॉर्म में लिख दो या नाइट्रेट की फॉर्म में लिख दो, या इसको भी कुछ x मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैल्यू हो जाएगी ये 10⁻⁵, ठीक है। ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.79 माइनस का 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ PNO2। यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन इसकी पावर 2, और ये अपने पास एक और आ गई, तो पावर कितनी आ जाएगी नेट 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन ने जो लॉग वाली टर्म है उनको एक साथ ले लो, ठीक है,
और जो सिंपल टर्म है उनको एक साथ ले लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.96 माइनस का 0.79, राइट, और 0.059 ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये 1/3 log ऑफ PNO अपॉन H प्लस आयन कंसनट्रेशन पावर 5, ठीक, और ये माइनस का ही रहेगा, log ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन H प्लस आयन कंसनट्रेशन की पावर कितनी 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो भैया ये आगे ले जाए, ये अगर अपन ने निकाला तो भैया हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 7 और 1 8, तो ये 0.17 आ गया, ये 0.059, ये वैल्यू आगे ले जाते ताकि अपने पास लॉग सीधा सीधा क्या हो सके दोनों का, अगर माइनस में सब्ट्रैक्ट हो सके, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO की पावर कितनी 1/3 और H प्लस आयन कंसनट्रेशन की पावर कितनी अपने पास आ जाएगी 5/3, ठीक है, राइट, तो ये अपने पास आ जाएगा। अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस में वैल्यू चलेगी इसकी दूसरी वाली, तो माइनस अपने पास आ जाएगा लॉग ऑफ PNO2 और H प्लस आयन की पावर कितनी 3, ठीक है। अब अपन इनको क्या करें भैया, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो भैया घटाना पड़ेगा, तो भैया अपने पास जो वैल्यूज़ आएगी वो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, राइट, तो यहाँ पर अपने पास जो आएगा 0.17 अपॉन 0.059, राइट, क्या आ जाएगा लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO की पावर 1/3 अपॉन H प्लस की पावर कितनी 5/3, है ना, तो भैया ये डिवीजन में जाएगा तो यहाँ पर अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 आ जाएगा, ठीक, और H प्लस जाएगा वो अपने पास आ जाएगा H प्लस की पावर कितनी 3, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी अभी, ठीक है ना। तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.17 ठीक है। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे H प्लस आयन की पावर कितनी आ जाएगी, ऊपर है अपने पास 3 और नीचे हमारे पास कितनी है 5/3, ऊपर चले गए तो भैया अपने पास हो जाएगा माइनस का 5/3, तो 3 माइनस 5/3 अपने पास कितना आ जाएगा, राइट, 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO की पावर 1/3 और NO2, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन एक बार देख लें क्वेश्चन में अपने पास ये वैल्यू दे रखी है 1 बार, तो ये वैल्यू उठा के रख देते ताकि कॉम्प्लेक्सिटी अपनी कम हो जाए, ठीक। और H प्लस आयन कंसनट्रेशन ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको अपन सॉल्व कर ले, तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 माइनस 5/3, ठीक है ना। तो भैया हमारे पास 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4/3, तो पावर आ जाएगी अपने पास 4/3, ये 1 हो गया, तो 0.17 अपॉन 0.059 बराबर लॉग ऑफ कितना आ जाएगा H प्लस आयन की पावर 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर अपने से पूछा क्या है, यहाँ पर अपन एक बार देख लें, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है क्या कि यहाँ पर अपने पास HNO3 की किस कंसंट्रेशन पर अपने पास जो इनकी रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी है वो बराबर हो जाएगी थर्मोडायनेमिकली, ठीक है ना। वो 10⁻⁴ की टर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर अपने को इसका मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो अपन है वो निकाल लें। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर अपन निकालेंगे तो भैया पहले पावर अपन आगे मल्टीप्लिकेशन में भेज दें और वो मल्टीप्लिकेशन जो 4/3 आएगा वो उधर चल जाएगा, तो 0.17 अपॉन 0.059 इंटू में अपने पास कितना आ जाएगा 4/3 है तो कितना हो जाएगा 3/4, ये वैल्यू आ गई, ये लॉग के टर्म में आई। अब अगर अपन बात करेंगे H प्लस आयन की टर्म, तो H प्लस अपने पास आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 10⁻⁴ में इस पूरी वैल्यू को अगर अपन ने सॉल्व करा, ठीक है ना, तो वो हमारे पास आ जाएगी कितनी लगभग 2.16, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x आ रहा है ये आ रहा है 2.16, ये वैल्यू आ रही है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा है 2x, तो 2.16 अगर हमारे पास है तो हमारे पास 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इसको अगर अपन ने सॉल्व करा तो भैया अपने पास हो गया 12,
ये अपने पास कितना हो जाएगा 3, और ये हमारे पास हो जाएगा 4.32। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 4.32 आएगा, और इसको अगर नियरेस्ट इंटीजर में अपन ने कन्वर्ट करा तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू कितनी 4। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इसको अपन को इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर अपने को दे रखा है 2Fe3 प्लस 2i माइनस गिव्स Fe2 प्लस i2 सॉलिड, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी नॉट किलो जूल में अपने से पूछा है। ठीक है, यहाँ पर अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है Fe2 प्लस से Fe दे रखा है, Fe3 प्लस से Fe दे रखा है, लेकिन जो रिएक्शन में हमारे पास Fe कन्वर्ट हो रहा है वो +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही पहले अपने को लेटिमर डायग्राम लगाना पड़ेगा। लेटिमर डायग्राम से अपन को Fe3 प्लस से Fe2 प्लस निकालना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद अपने को इक्वेशन को सॉल्व करके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालना पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन आपके पास हो जाएगी 2Fe3 प्लस ट्वाइस ऑफ i माइनस 2Fe2 प्लस i2 सॉलिड। ये दे रखे अपने पास इक्वेशन, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास जो ई नॉट वैल्यूज है उसको अपन देख लें। Fe2 प्लस से Fe ये हमारे पास दे रखा माइनस का 0.44, ई नॉट Fe3 प्लस से Fe ये हमारे पास दे रखा है माइनस का 0.036 वोल्ट, i2 से i माइनस ये हमारे पास दे रखा है कितना 0.539 वोल्ट। तो अपन सबसे पहले उसके लिए SRP वैल्यू निकालें। तो भैया लेटिमर डायग्राम लगाएं। अगर आप लेटिमर डायग्राम लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा Fe3 प्लस वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस और वो कन्वर्ट हुआ Fe में, इसको E01 इसको E02 और ये हमारे पास E03। ठीक है ना, तो 3E03 अपने पास क्या हो जाएगा E01 प्लस 2E02, तो 3E03 अपने पास E01 प्लस 2E02। ठीक, E03 की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ रही है माइनस का 0.036 इंटू 3। E01 वैल्यू अपने को निकालनी है, और ये 2 इंटू माइनस का 0.44 ये ले जाओ उधर, ये प्लस का 0.88 हो जाएगा, है ना, और माइनस का अपने पास कितना हो जाएगा, ये 3 × 18 3 × 9। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 10, तो 0.108 हमारे पास हो जाएगा, राइट। अब इसको अपन अगर सॉल्व करेंगे तो E03 वैल्यू ये अपने पास E01 आ रहा है, तो E01 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.770। ठीक है, या 772 अप्रॉक्सीमेटली यही ले लें अपन, राइट। अब E0 सेल अगर अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगा SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ठीक है ना, तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जा रहा है, तो भैया वो तो क्या है भैया कैथोड, तो उसका जो अपने पास SRP वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, वो आ जाएगी कैथोड है वो तो 0.77। एनोड का SRP अपने को दे रखा है कितना 0.539। ठीक है, तो अब अगर अपन E0 सेल निकाल लें यहाँ पर, तो E0 सेल वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास ये हो जाएगा 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 2। तो भैया अपने पास 0.231 वोल्ट ये आ रहा है E0 सेल। अब डेल्टा जी नॉट अगर अपन बात करें वो होता है -NFE0 सेल। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, F96500 और E0 अपने पास आ रहा है 0.231 वोल्ट ये हमारे पास आ रहा है। तो डेल्टा जी नॉट ये आएगा जूल के अंदर, तो किलो जूल में हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू 96500 इंटू 0.231 इंटू 10⁻³ किलो जूल। ठीक है, क्योंकि किलो जूल में अपने को आंसर निकालना है, तो ये आ जाएगा अपने पास -45 किलो जूल पर मोल।
ठीक है। तो यहाँ पर अपन चेक कर लें कि भैया आपने से क्या पूछा, किलो जूल पूछा है, माइनस का साइन लग ही रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 45 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपको दे रखा है स्टेटमेंट 1, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द KCl राइट इज हायर एज कंपेयर टू द CH3COH। इंपॉर्टेंट, आपको मोलर कंडक्टेंस नहीं पूछा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी राइट। अगर अपन लैम्डा एम इन्फिनिटी KCl की बात करेंगे और यहाँ पर अपन निकालेंगे किसकी, CH3COH की, तो भैया लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो आएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COOH की, वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लैम्डा एम इन्फिनिटी किसकी, KCl। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर अपने पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में H प्लस की भी आएगी और CH3CO माइनस की आएगी। H प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हाईएस्ट होती है, लगभग 379 के आसपास वैल्यू आती है। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी कि भैया इन दोनों के सम के बराबर अकेला अपने पास H प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो अपने पास KCl है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस CH3COH से क्या हो जाएगी, कम। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया क्या, गलत। स्टेटमेंट नंबर 2, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है इसका मतलब डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ने से भैया मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये तो हम बोलते हैं, अगर आप चाहें तो भैया लैम्डा एम बराबर अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000/m, वो भी लिख सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑन डाइल्यूशन बताते हैं कि इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होता है इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्शन बढ़ता है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है इसलिए वहाँ पर कंडक्टेंस बढ़ता है। तो भैया ये भी गलत है, क्योंकि अपने पास मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज नहीं होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट नंबर हमारे पास 2 भी गलत, 1 भी गलत। अब अपन ऑप्शन देख लें तो भैया सेकंड ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वही हिंदी में क्वेश्चन अपने पास है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन देख लेंगे कि भाई KCl जो है उसकी सीमांत मोलर चालकता जो है कम है CH3COH से, तो वो गलत हो गया। विद्युत अपघट्य की सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता घटती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं यहाँ पर JEE मेल के अंदर। तो यहाँ पर अपने पास दे रखा है Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर अपने को कंसंट्रेशन दे रखी है Cu2 प्लस की, Zn2 प्लस की, और ई सेल पूछा है। आपके पास जो SOP वैल्यूज दे रखी है इससे सबसे पहले आप निकालेंगे ई नॉट सेल, है ना। ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगी सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन डायरेक्टली अपन लिख देते हैं Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस। ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है अपने पास Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड। ये सेल रिएक्शन अपने को दे रखी है। यहाँ पर अपने पास जो कंसंट्रेशन है इसकी दे रखी है 0.02 और ये अपने पास दे रखी है 0.04। ठीक है, इनोड सेल अपने पास SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड होता है। तो भैया SRP अगर अपन करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी प्लस का 0.34, है ना, माइनस ये अपने पास करेंगे प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, तो भैया 0.76, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.1 वोल्ट। ये इनोड सेल अपने पास आया। अब इनोड सेल हमारे पास आ गया। एन की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। कंसंट्रेशन अपने को दे रखी है और यहाँ पर पूछा है क्या, ई सेल। तो अगर अपन ई सेल निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनोड सेल माइनस का 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं इसके लिए, राइट। ये अपने पास आ गया 1.1, ये माइनस का 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 0.04, ये अपने पास 0.02। ठीक है, तो ये कटा, तो ये 1.1 माइनस का 0.059 अपॉन 2 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास आती है कितनी, लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.3। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर अपन देखें तो हमसे पूछा क्या है, ये 10⁻⁻² की टर्म में निकालना है। ठीक है, तो अगर अपन इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1.08 वोल्ट आएगा अपने पास। ठीक है, क्या आ रहा है, ई सेल। लेकिन जो हमें ई सेल निकालना है वो निकालना है किसकी टर्म में, 10⁻² वोल्ट की टर्म में। तो 10⁻² करेंगे तो अपने पास आएगा वैल्यू कितना, 108।
तो ये 108 हमारे पास हो जाएगा। एक्स वैल्यू जो अपन ने माना है वो कितना हो जाएगा 108, एंड ये अपने पास करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जेईई मेल के ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी के अंदर। ठीक, और ऐसे ही आप अपनी तैयारी में लगे रहिए अच्छे से, राइट। और नीट के जेईई के लिए अपने पास जितना भी आकाश का मटेरियल आप प्रोवाइड करा जा रहा है तो उसको आप देखते रहिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। ठीक है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।